All right. So in the previous class, we were studying different types of boosting algorithms. और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बूस्टिंग में आप एडा बूस्ट, जिसे हम एडाप्टिव बूस्टिंग भी कहते हैं, देन ग्रेडेंट बूस्ट, और फिर एक्सट्रीम ग्रेडेंट बूस्ट, ये कुछ पॉपुलर बूस्टिंग अल्गोरिदम है. देयर आर अदर बूस्टिंग अल्गोरिदम्स ऑल्सो, लेकिन ये पॉपुलर अल्गोरिदम्स हैं. एंड जो एडा बूस्ट होता है, वहां पर आप डेटा को वेट असाइन करते हो. ओके, यू गिव अ वेटेड डेटा टू द मॉडल. ओके, एंड मॉडल को देने के बाद, फाइन, दिस इज योर मॉडल, लेट अस सपोज M1. इसको देने के बाद व्हेन यू गेट अ प्रिडिक्शन, वी चेक कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें कौन से मिस क्लासिफिकेशंस हैं या मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, वट एवर. एंड मिस इंटरप्रेट वैल्यूज को हम वेट इंक्रीज कर देते हैं. ओके, एंड देन वी गिव द सेम डेटा, मतलब अगेन क्योंकि ट्रेनिंग फर्दर कंटिन्यू होगा, और ये वेट बढ़ाकर अब हम ये डेटा दे देते हैं मॉडल M2 को. देन मॉडल M2 विल गिव द प्रेडिक्शन. ओके, ये प्रोसेस चलता रहेगा. मीनवाइल हम मॉडल्स को भी वेट असाइन करते हैं. सो अ मॉडल हु इज डूइंग द बेस्ट वर्क, ओके, दैट मॉडल will be given the highest priority. So वो मॉडल जो रिजल्ट अच्छा देगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी फाइनली रिजल्ट देने में भी. ओके, ये चीज रैंडम फॉरेस्ट में नहीं होती थी. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं. ऑल राइट, ठीक. तो एडा बूस्ट में ये वाला वर्क हो रहा है. ग्रेडेंट बूस्टिंग जो टेक्निक है, वहां पर ग्रेडेंट कैलकुलेट होते हैं. ओके, ग्रेडेंट, एंड ग्रेडेंट के हिसाब से फिर एडजस्टमेंट होता है वेट का. ओके, द वेट्स आर एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट्स. ओके, फाइन. तो भाई क्या हुआ, आपको जैसे प्रीवियस अल्गोरिथम्स में भी बताया था, कल भी मैंने बताया कि आप इनपुट देते हो मॉडल को, एंड मॉडल आपको प्रिडिक्शन देगा. आप जब एरर निकालते हो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच का, तो मुझे इस एरर को कम करना है, ऑप्टिमाइज करना है. सो फॉर दैट आई विल बी डिफरेंशिएटिंग दिस एरर विद द पैरामीटर, लेट अस सपोज वेट. इससे मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा. तो ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है ना, वो यही परफॉर्म करता है. ओके, उसको ऑप्टिमाइजेशन करना है एरर का, फाइन. ना कि भाई जो एडा बूस्ट ने करा कि भाई तुम वेट बढ़ा दो गलतियों के, ना, ऐसा नहीं करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग. और ये अच्छी अप्रोच है. डीप लर्निंग में यही अप्रोच लगाई गई है कि आप ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एरर का वेट के साथ, और नया वेट निकालें. एंड द न्यू वेट is calculated as w dash is equal to w minus learning rate into del e by del w. ये फॉर्मूला होता है. जो नया वेट होगा वो पुराना वेट माइनस ये है लर्निंग रेट, एल आर इसे बोलते हैं, लर्निंग रेट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट जो अभी आप निकाल रहे हो. इस तरीके से काम होता है ग्रेडियंट बेस्ड जो ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें. ओके, फाइन. तो यहां आपको कहा मैंने ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है अल्गोरिदम, ये भी बूस्टिंग अल्गोरिदम है, लेकिन ये वेट को अपडेट ऐसे नहीं करता.
ये ग्रेडेंट निकालता है, ये यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन होता, जैसा कि मैं अभी आपको मैथ्स की हेल्प से समझा रहा था। वी डू परफॉर्म द ऑप्टिमाइजेशन, ओके, एंड दिस मेथड अटेम्प्ट्स टू जनरेट एक्यूरेट रिजल्ट्स इनिशियली इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग एरर्स थ्रू आउट द प्रोसेस। कोशिश ये करता है कि मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले इनिशियली। इनिशियली आई शुड गेट द एक्यूरेट रिजल्ट्स रेदर देन करेक्टिंग द एरर्स थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि एडा बूस्ट यही काम करता रहता है कि भाई इसने गलती करी तू सुधार, उसने गलती करी तू सुधार, फिर उसने गलती करी तो तू सुधार, ये एडा बूस्ट करता। ये ग्रेडेंट बूस्टिंग ऐसा नहीं करता कि भाई तेरी गलती तो मेरी गलती तो, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है ना आरोप लगाने से कोई भी काम जो है वो उचित नहीं होता। आपको काम करना है तो आप अपनी गलतियों का सुधार करें, बजाय इसके कि हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। ये नहीं चलता। ठीक है, तो ग्रेडेंट बूस्टिंग कहता है कि भाई मेरे से जो गलती हुई है उसका सुधार मैं ही करूंगा, मैं ग्रेडेंट निकालूंगा, ऑप्टिमाइजेशन करूंगा, और जो है वेट को एडजस्ट करूंगा खुद से। और उसमें भी फिर ग्रेडियंट बूस्टिंग का एक फॉर्म है जिसे हम एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग बोलते हैं। इसको अपन एक्जी बूस्ट बोलते हैं। ये ज्यादा यूज करने वाली एल्गोरिदम है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल स्पीड, मतलब मुझे कोई रिजल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। तो जो ये एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है, ये ग्रेडियंट बूस्टिंग की ही तरह है, लेकिन ये सारे कोर सीपीयू के इस्तेमाल करती है सॉल्व होने के लिए। यानी ये पैरेलल प्रोसेसिंग करती है, पैरेलल कंप्यूटेशन होता है यहाँ पर। तो मैं अपना सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, तो बूस्टिंग के काफी फायदे हैं। ठीक है, बूस्टिंग इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इंटरप्रेट एल्गोरिथम है। वैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में जो मैथ्स है वो अपन ने देखी हर एक एल्गोरिथम के पर्सपेक्टिव। सबसे टफ मैथ्स एसवीएम की थी, जैसा कि मैंने बोला। बाकी दूसरों की मैथ्स तो इतनी कोई टफ नहीं है, लेकिन बस ये है कि वो आंसर कैसे निकाल के देंगे ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। जितना हो सकता है उतना अपन प्रयास कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि मॉडल ने यदि ये कोई रिजल्ट दिया तो वो कैसे दिया। जहां तक हो सकता है उतना करेंगे। बाकी द मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा कि कहां से रिजल्ट आया वी डोंट नो। ठीक है, फिर मतलब इजी है, रिडक्शन इन द बायस यानी एरर कम होंगे। ठीक है, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू गेट द क्विक रिजल्ट्स, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, ऐसा होगा। फाइन, ये फायदे हैं बूस्टिंग को यूज करने के। ऑलराइट, एंड फिर कुछ ऐसी बातें हैं कि बूस्टिंग जो है आउटलायर, ठीक है, डेटा में आउटलायर नहीं होना चाहिए। तो आउटलायर को तो अपन शुरुआत से ही जो है दुश्मन मान के चल रहे हैं। कोई भी एल्गोरिदम ले लो, हम यही कहते हैं कि आउटलायर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए डेटा में। हम ये भी कह रहे हैं कि डेटा के फीचर आपस में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, दे शुड बी लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हम ये बात भी कहकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आउटलायर ना हो, फीचर इंडिपेंडेंट हो, तो भाई आप बूस्टिंग एल्गोरिदम को मजे से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रियल टाइम में भी चैलेंज हो सकता है। एक बात है कि जो बूस्टिंग है, जो एक्जी बूस्ट है, ये एसके लर्न के अंदर नहीं है ना। मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एसके लर्न। इसको बाहर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको कोड में भी बताऊंगा। ठीक है, वी हैव टू यूज दिस एल्गोरिदम फ्रॉम आउटसाइड, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक्जी बूस्ट। ठीक है, फाइन। तो ये बात रही। चलो अब फिर से थोड़ा सा देखते हैं। आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, यही बूस्टिंग की प्रक्रिया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बूस्टिंग। ठीक है, आपके पास ये डेटा है। ओके, इसके आपने सबसेट बनाए, ये भी बीच में होता है। ठीक है, यू कैन बिल्ड अप द सबसेट ऑफ द डेटा। कभी भी आपने ये बात रैंडम फॉरेस्ट में भी जानी, डिसीजन ट्री में भी जानी, कि भाई पूरा की पूरा डेटा मॉडल को थमाना हानिकारक है। यदि तुमने पूरा के पूरा डेटा मॉडल को थमा दिया तो भाई फिर वो ओवरफिटिंग पे चला जाएगा, क्योंकि डिसीजन ट्री ओवरफिटिंग के चक्कर में ही फेमस है। वो भाई ओवरफिटिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो
कोशिश करता है मैं पूरा के पूरा एक्सप्लोर हो जाऊं, और तुम्हारा रैंडम फॉरेस्ट और एक्सजी बूस्ट ये बने ही डिसीजन ट्री से हैं, यहाँ कोई और दूसरा मॉडल यूज नहीं किया गया है। तो भाई ध्यान रखो, डेटा को तो सबसेट के फॉर्मेट में ही देना है, पूरा डेटा नहीं टिकाना कभी भी। यानी नंबर ऑफ फीचर्स एंड नंबर ऑफ द सैंपल्स और द रोज शुड हैव टू बी अ सबसेट। ओके, ये होना चाहिए। फिर आप दे दो मॉडल को। ओके, यू गिव इट टू द डिसीजन ट्री जो कि वीक लर्नर है, उससे कुछ आउटपुट आएगा, मान लो फॉल्स आया तो हम दूसरे डेटा के अंदर वेट बढ़ा के दे देंगे, और फिर अगले मॉडल को देंगे, बोलेंगे कि देख भाई ये गलती हुई है, अब तू मत ऐसी गलती करना। तो ये वाला मॉडल फिर प्रिडिक्शन देगा, हो सकता है इससे भी गलती हुई हो, अब इसके रिजल्ट फिर इसको दे देंगे और ये चलता रहेगा। ओके, ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी। ओके फाइन, यही बूस्टिंग की प्रोसेस है। ऑलराइट, जिसके बारे में हम कह रहे थे। ठीक, तो डायग्रामेटिकली हमने देखा, इसको पहले भी देख चुके हैं। ओके, तो मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स में हम बूस्टिंग जो कि अनसेंबलिंग के अंदर आती है, इट इज अ स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस द प्रिडिक्शन ऑफ न्यूमेरस बेस मॉडल, है ना। तो उन्हें वीक मॉडल भी बोलते हैं और उन्हें बेस मॉडल भी बोलते हैं ना, जैसा आपको कहना चाहो आप कह सकते हो। ठीक है, तो बूस्टिंग भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, यहां पर आप रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और बूस्टिंग कैसे काम करती है ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए, आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपने प्लान को एग्जीक्यूशन में लेकर आए, डेवलप करा, टेस्ट करा, डिप्लॉय करा, फिर रिव्यू करा। यानी रिव्यू करने पर आपको कोई प्रॉब्लम मिली तो वापस से प्लान में चेंज करो, फिर डेवलप करो, फिर टेस्ट करो, फिर डिप्लॉय करो, फिर रिव्यू करो। फिर से यदि कोई प्रॉब्लम मिली तो फिर प्लान में चेंज करो, फिर डेवलप करो, फिर टेस्ट करो, फिर डिप्लॉय करो, फिर रिव्यू करो। मान लो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लान में तो उसको लॉन्च कर दो, दैट्स इट। ये एग्जीबूस्ट ऐसे ही काम करता है। ओके, डायरेक्ट लॉन्च नहीं करते। यस, एनी डाउट Yes, प्लीज लेट मी नो। yes, sir. So in Exhibit, it's not gonna blame on feature, but it's gonna just हाँ, keep doing a weight change and सी retrain हाँ, the चेंज model इन द again. वेट, यस यस, चेंज इन द वेट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन each and every model, whatever be the prediction given by a model. And if it is a false Uh-huh. prediction, okay, that's what I have shown you in the above diagram. Here it is. I don't see any diagram, sir. Sorry. Here you can see the diagram. Okay, okay, okay. Wait a minute. I have to share my entire screen. Okay, all right. That's good that you pinged me. Okay, entire screen share Uh, करना था मुझे। हाँ, अब दिखेगा। ये रहा। This was the diagram. okay. Okay, now you can see that this is my training data, and I'm making subset of the data. Okay, and then I'm giving to the weak learners all the decision tree, and they're giving the prediction. If the prediction is wrong, they're giving it back. Okay, by increase in the weights, and then the same process is going on. This is boosting technique. Okay, and here is what I explained just right now, that you build a plan. Okay, then you execute a plan, develop it, test it, deploy it, and review it. If still there are issues in the plan, then update the plan, then again develop, test, deploy, and review. Now, if everything is okay, then you can launch. Is it okay, Ayush? This is what happens Yeah, at the boosting algorithm. I see. But then your training data set is only 20% of your whole data set, right? Then See, after in 20, no, 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 we are not training on the only on the 20%. No, that's not the factors. Okay. For example, I am having a data set. I'm dividing data set into 80 and 20. So 80% is a training data and 20% is the testing data. In 80% also, I am dividing it into 70 and 10. For example, 70 is the training data and 10% is the validation data. So 70% of the data. And before giving data into the model, we already filtered the features. Okay, we already okay. filtered the features. We are not going to give the entire data to the model.
We did feature selection. We did selected the features what are good for us, what are beneficial for us. Okay, those features only we are giving. We are not going to give the entire features, entire data. Na. Okay, this is what is happening. Okay, और क्योंकि डिसीजन ट्री है, ओके, एंड वो अपने आप ही टास्क परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, वो Mm. अपने आप ही टास्क परफॉर्म कर लेगा स्प्लिटिंग वाला। ओके, तो ये हमने देखा था रैंडम फॉरेस्ट के अंदर भी। ओके, एंड बूस्टिंग ऑल्सो इट विल डू। ऑल राइट, तो ये चीज है। ओके, Okay. ऑल राइट, सो यस, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो ये हो गया, फाइन। एंड देन क्या हुआ, लेट्स सी, फिर क्या हुआ। सो बूस्टिंग जो है मशीन लर्निंग टेक्निक है, ये वीक लर्नर्स को स्ट्रॉन्ग लर्नर में कंबाइन करती है, और ये पूरी प्रोसेस अपन देख चुके हैं एडा बूस्ट में। वेट को इनिशियलाइज करना, वीक लर्नर को ट्रेन करना, एरर करेक्ट करना, ठीक है, एरर करेक्शन, वेट को अपडेट करना, ये प्रोसेस रिपीट करना, एंड वी आर गोइंग टू कंबाइन द वीक लर्नर्स। दिस इज अ सैम्पल प्रोसेस ऑफ द बूस्टिंग, ठीक है। एंड हमने ये भी पढ़ लिया कि एडा बूस्ट बेसिक है, जहां पर अपन वेट असाइन करते हैं और वेट को अपडेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एडा बूस्ट वी आर हैविंग ग्रेडियंट बूस्टिंग, ठीक है, जहां पर हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। एंड देयर आर अदर अल्गोरिदम्स ऑल्सो, जो कि फिलहाल मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे सकोस्टिक ग्रेडियंट बूस्टिंग, linear programming boosting, total boosting. So there are many other algorithms which are not अभी right now important है हमारे लिए, खास ADA boost and gradient boosting and extreme gradient boosting, XG boost। ओके, और हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे XG बूस्ट पर, ठीक है। उसके बारे में मुझे बताना है, न्यूमेरिकल समझाना है, ठीक है। और यहाँ पर कंपैरिजन भी कर रखा है उन्होंने, ठीक। जैसे एडा बूस्ट है, ये वेट असाइन करता है, ग्रेडेंट बूस्टिंग ग्रेडेंट निकालता है एरर्स का, रेसिडुअल्स का, ओके। एंड सकोस्टिक ग्रेडेंट बूस्टिंग ये रैंडम सबसेट ऑफ द डेटा लेता है, दैट इज सकोस्टिक, रैंडम सबसेट ऑफ द डेटा इट टेक्स, ठीक है, ये काम करता है। ऑल राइट, सो बाकी इनके जो हैं एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि एडा बूस्ट क्लासिफिकेशन के लिए बेटर है, ग्रेडेंट बूस्टिंग रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों के लिए है ना। ग्रेडेंट बूस्टिंग वी कैन अप्लाई फॉर बोथ। और सकोस्टिक ग्रेडेंट बूस्टिंग बूस्टिंग लार्जर डेटा सेट विद मेनी फीचर एंड नॉइजी डेटा। इफ यू आर हैविंग लार्ज डेटा सेट विद नॉइस या आउटलायर है, तो अपन सकोस्टिक ग्रेडेंट बूस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट हम कोशिश ये करेंगे कि ग्रेडेंट बूस्टिंग का इस्तेमाल करें, और जो नॉइस है और जो फीचर्स हैं उसको वैसे ही रिड्यूस करें, पहले रिड्यूस कर दें, उसके बाद इस मॉडल को दें फॉर ट्रेनिंग, है ना। दैट्स व्हाट वी डू, ऐसा हम चाह रहे हैं, रेदर देन कि आप इसको यूज करो, ठीक है, फाइन। तो ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, ठीक, और करेंगे भी। बूस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए, बिकॉज यू आर नॉट रिलाई ऑन सिंगल मॉडल, यू आर हैविंग मल्टीपल मॉडल्स, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया, ओके, परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड, एंड कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आप हैंडल कर सकते हो यहाँ पर। यू आर हैविंग मेनी मशीन लर्निंग मॉडल्स विच आर वर्किंग, जिनको वीक मॉडल बोल रहे हो, उनसे स्ट्रॉन्ग मॉडल बन रहा है, तो आप क्लासिफिकेशन रिग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो एक स्ट्रॉन्ग मॉडल से। ओके, इट इज रोबस्ट टू द नॉइस, यानी जो है, इफ देर इज अ नॉइस प्रेजेंट इन द डेटा, ओके, इफ देर आर इश्यूज बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ डेटा, ओके, तो उसको भी आप टैकल कर सकते हो विथ सच काइंड ऑफ मॉडल्स, ओके। फ्लेक्सिबल है, okay, there's a flexibility in the boosting algorithm, okay, and it can be used for various problem domains। ऊपर ही बात हो गई है, रिग्रेशन में भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में भी कर सकते हैं, तो इट कैन बी यूज इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। इंटरप्रिटेबिलिटी है, यानी कि देखिए, while boosting models are referred to black box, they are nevertheless provide interpretability throughout the features की यदि बात करें तो इंटरप्रिटेबिलिटी यानी कि ये मॉडल कैसे रिजल्ट को लेकर आए ये पता लगाना कठिन होता है, ठीक है। तो वैसे मशीन लर्निंग के जो भी मॉडल हैं ज्यादातर वो ब्लैक बॉक्स मॉडल होते हैं। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये होता है कि अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। इफ आई गिव अ डेटा टू द मॉडल एंड हाउ मॉडल अचीव द रिजल्ट, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, ये मैं कैसे कर लिया उसने ये मेरे को नहीं पता, वो प्रिडिक्शन आया कहां से।
सो दैट्स वाई मशीन लर्निंग मॉडल्स आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स मॉडल्स. ठीक है. सो while boosting models are frequently referred to the black box, you know, they can nevertheless provide some interpretability throughout feature importance rankings. लेकिन भाई इनकी मदद से मैं फीचर इंपॉर्टेंस तो निकाल सकता हूँ. डिसीजन ट्री से भी फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट से भी फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकता हूँ, मैं बूस्टिंग से भी फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकता हूँ. कल की क्लास में मैंने आपको फीचर इंपॉर्टेंस का कोड बता दिया, डिसीजन ट्री से निकाल कर बताया, रैंडम फॉरेस्ट से निकाल कर बताया है, और बूस्टिंग से भी आप फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकते हो. ओके, तो भाई अंदर क्या काम चल रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकता हूँ. उससे मेरे को कुछ आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट था, और उसने आपको ये जो रिजल्ट दिया वो कैसे मतलब दिया, कुछ एक आइडिया लग जाएगा मुझे विद द हेल्प ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस. ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं. ऑल राइट, फाइन. तो इतनी बात है. ठीक. एप्लीकेशन ऑफ बूस्टिंग. ओके, तो बूस्टिंग का रिग्रेशन क्लासिफिकेशन में आप बूस्टिंग को यूज कर सकते हो. ठीक है. और बाकी जैसे उन्होंने कहा कि फ्रॉड डिटेक्शन, टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ओके, तो मेडिकल डायग्नोसिस, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, देखो इसमें यहाँ तो बहुत सारे टाइम सीरीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. मैं तो इतना बोलूँगा, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आप बूस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. ऑल राइट, अब हम अपने जो मेन कंसर्निंग मॉडल है उस पर आते हैं. दैट इज एक्सजी बूस्ट, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग. इस पर आते हैं. ठीक है. तो ग्रेडियंट बूस्टिंग मैंने आपको बता दिया. यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स, है ना. डेल एल बाय डेल डब्ल्यू ये आपको कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट. तो एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग ये बड़ा पॉपुलर मॉडल है. वाई, क्यों पॉपुलर मॉडल है? बिकॉज ये स्पीड और परफॉर्मेंस बढ़ा देता है. ओके, इट कैलकुलेट्स द ग्रेडियंट्स, दैट्स व्हाट इट डू. और ऑब्वियसली ये जो है डिसीजन ट्री से मिलकर बना हुआ है. वो तो सारी मॉडल बने डिसीजन ट्री से मिलकर. आप डिसीजन ट्री को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए आप पैरामीटर दे सकते हो, है ना. मैक्स डेप्थ डिफाइन कर सकते हो, और कितना चाइल्ड, मिनिमम चाइल्ड कितने होना चाहिए, मिनिमम नोट्स कितने होना चाहिए, वो सब आप दे सकते हो. ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हो आप. ठीक है. देन ऑप्टिमाइजेशन थ्रू ग्रेडियंट कैलकुलेशन, ये मैंने बता दिया आपको, दैट यू हैव टू फाइंड डेल एल बाय डेल डब्ल्यू. यानी कि आपको एरर कम करना है तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की मदद से कम करना रहेगा, और ये फायदे वाली बात है. ठीक है. तो एक्जीबूस्ट के अंदर ये सब होता है. फीचर इंपॉर्टेंस भी निकाले जा सकते हैं, जैसे कि डिसीजन ट्री में निकलते थे और रैंडम फॉरेस्ट में निकलते थे, तो फीचर इंपॉर्टेंस यहां भी निकाले जा सकते हैं. ठीक है. स्केलेबल है. स्केलेबल का मतलब ये है कि इट कैन हैंडल लार्ज डेटा, है ना. कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि लार्ज डेटा पे काम नहीं करेगा, ये कर लेगा लार्ज डेटा पे काम. ओके. पैरेलल प्रोसेसिंग होती है यहां पर एक्जीबूस में. ये आपका सीपीयू के जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोर्स हैं, वो सब यूज कर लेगा ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल सके. दैट्स व्हाट इट कैन डू. तो भाई मेरे को खास अब समझाना है कि एक्जीबूस्ट के पीछे मैथ्स क्या लगी है. व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड एक्जीबूस्ट एल्गोरिथम, क्या लग रहा है. यहां पर उन्होंने कुछ बातें कही, ठीक है, वो समझा भी दिया, लेकिन मैं इससे बाद में डील करूंगा. पहले मैं मैथ्स बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि भाई एक्जीबूस्ट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स. ठीक है. तो नाउ बी मोर अटेंटिव. अब और जरा ध्यान से सुनिए. मैं एक डेटा सेट लेता हूं. लेट मी टेक वन डेटा. लेट अस स्टार्ट आवर ट्रेनिंग डेटा विच इज कंसिस्ट ऑफ 5 people. ठीक है. मैं डेटा ले रहा हूं ऑफ
5 पीपल, 5 लोगों का, 5 पर्सन का मैं डेटा ले रहा हूं। ओके, तो ये रहा आपके सामने, एज है, मास्टर डिग्री है, और सैलरी है। ठीक है, इस डेटा में 3 फीचर हैं, जिसमें ये जो सैलरी है ना, ये टारगेट है, और एज और मास्टर डिग्री ये ट्रेनिंग फीचर्स हैं, है ना। तो 5 पीपल का डेटा है, उनकी एज दी है, उन्होंने क्या, उन्होंने मास्टर डिग्री करी है नहीं करी है वो दिया, और उनकी सैलरी दी गई। मुझे यहां पर एक्सजी बूस्ट लगाना है सैलरी का प्रिडिक्शन करने के लिए। टू प्रिडिक्ट सैलरी आई नीड टू अप्लाई एक्सजी बूस्ट, ये मुझे करना है। ठीक है, तो भाई हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि कैसे बूस्टिंग एल्गोरिदम काम करती है, व्हाट इज द मैथ्स बिहाइंड इट। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले यू हैव टू मेक इनिशियल प्रिडिक्शन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेसिडुअल। ये स्टेप नंबर 1 है, आपको इनिशियल प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। एंड हाउ टू परफॉर्म इनिशियल प्रिडिक्शन? इनिशियल प्रिडिक्शन करने के लिए आपको जितने भी ये आउटपुट्स हैं अभी 50, 70, 80, 65, 85, इन सबको प्लस करो, ऐड, इन सबको प्लस करो, और इसको डिवाइड करो 5 से। ओके, इसको डिवाइड करो 5 से। क्यों? क्योंकि 5 का डेटा है ये, इट इज अ डेटा ऑफ 5 पीपल। इसको डिवाइड करो 5 से, जो रिजल्ट आएगा वो इनिशियल प्रिडिक्शन है। ठीक है, यही करा, 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 85 डिवाइडेड 5, आंसर इज 70। तो ये इनिशियल प्रिडिक्शन है। इसके बाद आपको रेसिडुअल निकालना है। रेसिडुअल बोले तो एरर, यू टू कैलकुलेट द एरर, यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर द एक्चुअल वैल्यूज, है ना, जो ये है ना 50, 70, 80, 60, ये एक्चुअल वैल्यू, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और प्रिडिक्शन क्या आया आपका? 70। लेट अस सपोज ये प्रिडिक्शन है 70। तो आपको क्या करना है? रेसिडुअल निकालना है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से प्रिडिक्शन को माइनस करना है। तो 50 माइनस 70 माइनस 20, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10, 65 माइनस 70 माइनस 5, 85 माइनस 70 15। ये आया, ये रेसिडुअल आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई कठिन नहीं है। अभी मैंने कोई भी हार्ड एंड फास्ट मैथ्स का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, एक प्रिडिक्शन निकाला एवरेज करके, और रेसिडुअल निकाल लिया माइनस करके। स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि भाई आपको एक्सजी बूस्ट ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रेसिडुअल्स। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कैसे करोगे? आप रेसिडुअल्स की लिस्ट बनाइए। ये जो आया ना, ये -20, 0, 10, -5, 15, ये आया ना, इनकी लिस्ट बनाओ। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। For, for one future or all futures? सर फॉर ऑल, मतलब ये रेसिडुअल की लिस्ट बनानी है सर। all the residuals you have to consider. Okay. Okay, each tree with a single leaf, and all the residuals go in that particular leaf. Each tree starts with a single leaf. Okay, so let us suppose right now I am only having a single node. In this node I am having all the residuals present. क्योंकि अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, मुझे ट्री बिल्ड करना है। अभी तो मैं 1 ट्री से शुरुआत कर रहा हूं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो ये जो रेसिडुअल्स आया है, आई एम कंसिडरिंग इट फाइन।
एंड द नेक्स्ट इज क्या करूंगा मैं, मुझे इसको बिल्डअप करना है। बिल्ड करने के लिए एक लॉजिक है, ये रहा फॉर्मूला। वी नीड टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज कॉल्ड अ सिमिलैरिटी स्कोर फॉर दिस लीफ, ये हमें निकालना है। ओके, so similarity score is calculated as sum of residuals का square divided by number of residuals plus lambda. Lambda is the regularization parameter. Okay, इसे हम regularization parameter बोलते हैं. All right, and that is what I need to do to calculate a similarity score. So sum of residuals divided by number of residuals plus lambda. This is lambda, आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा, lambda की वैल्यू 1 ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा सिमिलैरिटी स्कोर निकलेगा, ये फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको ये सिमिलैरिटी स्कोर निकालना है किसका, इस नोड का, दिस नोड जिसमें रेसिडुअल्स हैं, इसका सिमिलैरिटी स्कोर निकालो पहले तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रेसिडुअल्स का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो -20 + 0 + 10 -5 + 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिडुअल्स यानी 5 + 1। तो -20 + 0 is -20 + 10 is -10 -5 is -15 -15 + 15 is 0। 0 का स्क्वायर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। तो ये सिमिलैरिटी स्कोर आया है आपका इस नोड पे, इनिशियल नोड पे। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट, देन वी विल चेक दैट विच फीचर विल गिव द बेस्ट स्प्लिटिंग। ये काम आप डिसीजन ट्री में भी तो करते थे, दैट्स व्हाट यू हैव लर्न। ओके, कि आपको वहां पर भी जो है डेटा दे दिया जाता था, ओके okay? और आप ये पता लगाते थे जिनी की हेल्प से कि किस फीचर के अबाउट स्प्लिट करना बेटर होगा। सो एट द मोमेंट यू आर अवेलेबल विद द रेसिडुअल्स, यहां पर सारे रेसिडुअल्स हैं। आपने इसका सिमिलैरिटी स्कोर निकाल लिया, आपको अब इसे स्प्लिट करना है। लेकिन अभी आपके पास 2 फीचर्स हैं, you are having age, you are having master degree as 2 features. Which feature is best to split the residual? That is the question. ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, we will apply master degree also, we will apply age also, and we will check। क्या चेक करना है वो बताऊंगा, that I will tell। देखिए, तो इन्होंने यही बोला और ये कह रहे हैं कि एक काम करो भाई, तुम मास्टर डिग्री से शुरू करो, है ना, मास्टर डिग्री से शुरू करो, क्योंकि मास्टर डिग्री में सिर्फ यस और नो है। तो एक काम करो, यू स्टार्ट विद मास्टर डिग्री, अपन एज भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम एज भी लेंगे, पहले मास्टर डिग्री से शुरू करो, ठीक है। तो मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, एंड मैं कहता हूं कि जो रेसिडुअल हैं उनको मैंने मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग स्प्लिट करा। तो आप खुद देख सकते हो कि ये बताइए ये वैल्यू कैसे बनी, ये स्प्लिटिंग कैसे आई, आप मुझे बता सकते हैं हाउ यू गॉट दिस स्प्लिटिंग। आपके पास इनिशियल रेसिडुअल तो था ये -20 0 10 -5 15, ठीक है, यही था। देखो -20 0 10 -5 और 15, ये इसमें कैसे ब्रेक हो गया 0 10 15 में, और -20 -5 में कैसे ब्रेक हो गया। सीधा हिसाब है, ये देखो डेटा, जरा देखो डेटा सेट। नेगेटिव पॉजिटिव। नो नो सर, देखिए नो में -20, नो में -5,
ठीक है, तो नो में -20 और -5 वो तो डेटा से पता चल रहा है सर। और यस में 0, यस में 10, यस में 15, तो ये 3 वैल्यू यस वाली है। तो क्लियर है, डेटा से ही पता चल रहा, और कुछ थोड़ी ना करा। तो यस में 0, 10 और 15, और नो में -20 और -5, ये डेटा से मेरे को पता चल गया। डेटा से ही देखा है मैंने, और कुछ नहीं करा, कोई लॉजिक नहीं लगाया, कोई गणित नहीं लगाई, कुछ नहीं करा, सब कुछ डेटा से ही पता चल गया मेरे को, बस सीइंग द डेटा। ठीक है, तो भाई मेरे पास इनिशियल नोड ये थी, और यदि मैं मास्टर डिग्री लगाता हूं तो यस में इतने आ गए और नो में इतने आ गए, दिख ही रहा है वो तो। अब नेक्स्ट क्या करना है? नाउ वी हैव टू अगेन कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर फॉर लेफ्ट एंड राइट। यानी आप इसका भी सिमिलैरिटी स्कोर निकालो और इसका भी सिमिलैरिटी स्कोर निकालो। आपने जैसे ये इसका सिमिलैरिटी स्कोर निकाला था ना, वैसे इनका भी निकालो इंडिविजुअली। इसका स्कोर क्या आएगा? व्हाट इज द स्कोर? 0 + 10 + 15 का होल स्क्वायर, ये बोलता है ना वो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द रेसिडुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिडुअल्स प्लस रेगुलराइजेशन पैरामीटर, यही होता है फॉर्मूला। तो निकाल लो आप कितना सिमिलैरिटी स्कोर आएगा इसका। सो 100 + 15 इज 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, वो आएगा 156.25, ये आएगा। और इसका सिमिलैरिटी स्कोर क्या आएगा? व्हाट विल बी द सिमिलैरिटी स्कोर ऑफ दिस? -20 -5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये आ रहा है 208.33। ओके, ये सिमिलैरिटी स्कोर इस नोड का है। उसके बाद मुझे ओवरऑल गेन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड टू कैलकुलेट ओवरऑल गेन, वही बड़ा आसान। आप जो लेफ्ट का स्कोर आया है, जो राइट का स्कोर आया है, इन दोनों को ऐड कर दो, और जो रूट का स्कोर था उसको माइनस कर दो, ये इसको माइनस कर दो, तो क्या होगा? 156.25 + 208.33 -0। ठीक है, रूट का 0 ही आया, तो -0 ये कर दिया। सो आंसर इज 364.5833, ये आंसर आया। ठीक है, ओके। अब ये मुझे रेसिडुअल को मास्टर डिग्री के अबाउट स्प्लिट करने के बाद मिला, ये गेन है। इतनी इंफॉर्मेशन गेन मुझे मिला, ध्यान दीजिएगा, इतनी जानकारी मुझे मिल रही है जब मैं डेटा को मास्टर डिग्री के अबाउट स्प्लिट कर रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इससे ज्यादा will I get more gain than this if I split the data about age? That is the question. Sir, sorry. हाँ, ये प्लीज से। In this 364, हाँ the gain, it's, if you think in percentage, it's like it is more, हाँ, it is more, 300% more हाँ, it no than no what we had before. no see this is the gain I got when splitting my residuals on the basis of master degree. This is the gain I achieved on the basis of splitting residuals according to master degree. I am still having one more feature, that is age. Right. I need to check on age also, वो भी चेक करना पड़ेगा यहां से कितना गेन आ रहा है। यदि यहां से कम गेन आ रहा है, इफ इट इज लेस, तो फिर मैं मास्टर डिग्री को सिलेक्ट कर लूंगा फाइनल, कि नहीं आप ही के अबाउट स्प्लिट करना है। और यदि मेरे को एज के अबाउट ज्यादा गेन आ रहा है तो मैं एज को सिलेक्ट करूंगा।
देखना पड़ेगा, वो तो चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, आई सी। सो लेट्स सी, चेक करते हैं। अब लफड़ा ये फंसा कि भाई मास्टर डिग्री तो कैटेगरिकल था, तो तुमने आसानी से यस और नो में उसको स्प्लिट कर दिया। एज तो कंटिन्यूस है, एज तो कंटिन्यूस है, न्यूमेरिकल है, उसके अबाउट कैसे स्प्लिट करोगे? और ये बात नई नहीं है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू मेरे डिसेंट्री के लेक्चर्स में प्रीवियसली, ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कैसे स्प्लिट करना है इसे। ओके फाइन, तो दिस यू नो। क्या करें? मुझे अरेंज करना पड़ेगा एज को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? दैट्स व्हाट विल बी डूइंग। ये देखो, हम एज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इस डायग्राम को देखकर आपको याद आ जाएगा कि कंटिन्यूस का इंटरप्रिटेशन कैसे करा था, डिसीजन ट्री में भी करा था, रैंडम फॉरेस्ट में भी यही चीज फॉलो अप होती है, और चाहे बूस्टिंग लो वहां पर भी यही होगा। आप की ये जो एज है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और फिर एवरेज करिए। 23 प्लस 24 कितना होता है? 25, 23.5। ये कितना होता है? 24, दिस इज 25, दिस इज 26 प्लस दिस इज 26, 26 प्लस 27 इज 26.5। ऐसे होता है। ओके, सो यू हैव टू टेक द एवरेज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज। ये अपन ने डिसीजन ट्री में भी करा था, अब यहां पर भी यही करना, वो यही होगा, यही होगा। डिसीजन ट्री के बाद जितनी भी एल्गोरिदम है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सब में यही होगा। कर दिया। करने के बाद अब आपको एक एक करके क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना है कि भाई एज यदि 23.5 से ज्यादा है तो ये वाली पोर्शन और फिर एक ये वाला पोर्शन, ऐसा करना है आपको। तो एज 23.5 से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं? 24, 26, 26, 27, 24, 26, 26, 27। एज लेस देन 23 वाला कौन सा है? एक ही बेचारा, 23। तो आप अपने रेसिडुअल्स को इस कंडीशन के अबाउट तोड़िए। देखो करा होगा उसने, ये देखो मैंने ग्रेटर देन लिखा था, ये भाई स्मॉलर देन लिख रहा, बात एक ही है। तो एज लेस देन 23.5 में, एज लेस देन 23.5 में एज 23, 23 का रेसिडुअल क्या है? जरा देखो डेटा में, 23 का रेसिडुअल क्या है? जस्ट चेक, व्हाट इज द रेसिडुअल ऑफ 23 एज एन एज? ये देखो, ये है -20। और 23 से जो बड़े वाले हैं उनका रेसिडुअल क्या है? उनका रेसिडुअल है, ये देखो 24, 26, 20, इनका रेसिडुअल क्या है? 0, -10, -5, 15। तो भाई उसने यही लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना ना करना। ये 23 का रेसिडुअल है और ये 24, 26, 26 और 27 के रेसिडुअल्स हैं, ठीक है? ऐसा है, उनके करस्पॉन्डिंग रेसिडुअल्स हैं और ऐसी स्प्लिटिंग हुई। अब भाई तुम फिर से सिमिलरिटी स्कोर निकालो, यही करना है और कुछ नहीं, कोई टफ मैथ्स नहीं है यहां। निकालो सिमिलरिटी स्कोर। तो -20 का सिमिलरिटी स्कोर क्या होगा? -20 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिडुअल प्लस रेगुलराइजेशन पैरामीटर लैम्बडा। तो -20 का स्क्वायर होगा 400 डिवाइडेड बाय 2, 200। ये हो, बात खत्म। इसका भी निकाल लेना भाई, ये पता ही है आपको कैसे निकलता, निकाल लेना, ठीक है?
तो ये इन्होंने निकाल के बता दिया कि इसका आया 200, इसका आया 80, दोनों को ऐड करो और ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो 280 आया। तो यदि मैं डिसीजन ट्री को, मतलब इस नोड को एज में 23.5 लेकर स्प्लिट करता हूं, तो मुझे गेन मिलता है 280 का। ध्यान रखना, 280 का गेन मिला। और मैंने मास्टर डिग्री के अबाउट स्प्लिट करा था, तो कितने का मिला था? 364 का। बताइए कौन सा बड़ा है? विच वन इज बिगर? कौन सा बड़ा गेन है? यू कैन से सर ये वाला बड़ा है। ओके, दिस गेन इज बिगर। लेकिन अभी बात खत्म हुई नहीं हुई है। अभी तो और भी बचा है काम। अभी तो तुमने सिर्फ 23.5 के अबाउट स्प्लिट करा है, अभी तो ये भी बचे है ना। आपको ट्री को 25 के अबाउट स्प्लिट करना है, आपको 26 के अबाउट करना है, आपको 26.5 के अबाउट करना है। ये बचे हुए और इन सब पे गेन निकालना। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ये देखो, पहले तो अभी 23 पर ही करा था, अब ये देखो नीचे 25 के अबाउट भी करा, 26 के अबाउट भी करा, 26.5 के अबाउट भी करा। और इन्होंने ये करके सब पर गेन निकाले। एक पर आया 233.33, एक पर आया 233.33, एक पर आया 157, और इस पे आ रहा था 280। तो तुम मास्टर डिग्री का भी गेन देख लो और इनके भी गेन देख लो। सबसे हाईएस्ट गेन आपको मास्टर डिग्री के स्प्लिटिंग पर ही मिलेगा, जिस पर 364 था। और आप यदि इनके अबाउट स्प्लिट करोगे तो अब आपको जो गेन मिल रहा है वो कम है। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि भाई मैं स्प्लिट करूं किसी नोड को तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। यही मेरा लॉजिक है, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। मैंने डिसेंट्री में यही समझा आपको। ठीक है, ऑल राइट। तो भाई उसी चीज को फॉलो करो आप। तो ये बात हमारी डिसाइड हो गई कि भाई मास्टर डिग्री के अबाउट ही स्प्लिट करना वो बेटर रहेगा। ठीक है, वहीं पर गेन जो है मेरे को ज्यादा मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। ओके, सो सो ये मेरा डेटा है, दिस इज माई डेटा सेट, ऑल राइट। एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्प्लिट। ठीक है, मास्टर डिग्री के अबाउट मेरे को स्प्लिट करना है। अब नेक्स्ट क्या है? मतलब इतना तो मेरे को क्लियर था बात। ठीक है, कौन सा वाला? ये इतना इतना तो मैं क्लियर कर चुका था। ओके, है ना? यही तो इनिशियल स्टेज था आपका, जहां पर आपको 364 का गेन मिल रहा था। ठीक है, मेरी बात फाइनल हो गई। तो मास्टर डिग्री मैंने फीचर सेलेक्ट कर लिया स्प्लिट करने के लिए, हो भी गया। ये देखो, ये हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अब आगे स्प्लिटिंग कैसे होगी? भाई आपने ट्री पढ़ रखा है, ट्री पढ़ रखा है, वही इस्तेमाल करना है। अब आगे स्प्लिटिंग कैसे होगी? आपने कर दिया मास्टर डिग्री। ये देखो, अब ध्यान से, बिल्कुल और बड़े ध्यान से देखना, ना तुम उलझ जाओगे। आपके पास वो जो रेसिडुअल थे पांचों, उसको आपने यस और नो के अबाउट स्प्लिट करा एंड आपको मिला 0 10 15, 0 10 15, और यहां पर मिला आपको -20 -5।
ओके, ये मिला आपको, ठीक है। अब मुझे आगे और स्प्लिटिंग करना है, कैसे करूं? मास्टर डिग्री का तो स्प्लिटिंग हो गया, अब मास्टर डिग्री का वाली बात नहीं है, ठीक है। आई नीड टू स्प्लिट अहेड, कैसे करूं? सो 0, 10, 15। अब जरा अपने डेटा पर आओ। 0, 10, 15, यानी कि मास्टर डिग्री को अपन ने ले लिया, वो तो खैर बात ही खत्म हुई। अब एज ही बची मेरे पास, उसी को यूज करना बचा। तो 0, 10, 15, इनकी करस्पॉन्डिंग एज क्या है? 24, 26, 27। तो आपको 24, 26, 27 ये लेना पड़ेगा। फिर आपको इनका एवरेज करना पड़ेगा। बात समझे? ये करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 24 और 26 का एवरेज कितना होता है? 25। 26 और 27 का एवरेज कितना होता है? ये हो जाएगा 40 नहीं 53/2। ये करना रहेगा 53/2, जो कि होगा 26.5। ये होगा 26.5। तो आपको इस ट्री को, ये 0, 10, 15 ये जो आया ना 0, 10, 15, इसको एक बार 25 के अबाउट स्प्लिट करना है और एक बार 26.5 के अबाउट स्प्लिट करना है, और यही डायग्राम में बताया गया है। ये देखो जरा ध्यान से। पहला ये स्प्लिटिंग किया गया है, ये 25 के अबाउट, एज लेस देन 25, एज ग्रेटर देन 25। तो लेस देन 25 में 0, ग्रेटर देन 25 में 10 एंड 15। फिर इसी को 26.5 लेस देन एंड 26.5 ग्रेटर देन, ये देखो बताया था ना मैंने, ये दूसरा, इसके अबाउट स्प्लिट करना है और चेक करना है किस पर गेन ज्यादा है। कैसे निकालोगे किस पर गेन ज्यादा है? वही जो करते हो, इस पर गेन प्लस इस पर गेन माइनस इसका गेन। आंसर आ रहा है 52। फिर इसका गेन प्लस इसका गेन माइनस इसका गेन, आंसर आ रहा है -10। तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई, इंफॉर्मेशन नेगेटिव में, अरे तुम्हें गेन नेगेटिव में मिल रहा है, ये तो गलत है भाई। तो भाई ये वाली स्प्लिटिंग तो कतई नहीं करेंगे अपन, गेन नेगेटिव में आ ही नहीं सकता, ये नहीं करेंगे। तो ये वाला सही है, इतना स्प्लिट ठीक है। ओके, यही आगे बढ़ाया गया, ठीक है। दैट्स व्हाट दे डिड, बोला कि ये है इतना, ठीक है। 0 और 10, 15 वाला ये सही है, ठीक है। इतनी बात है। फिर चलो ये वाला सॉल्व हो गया, लेस देन 25 ये हो गया। अब -20 -5 ये बचा हुआ था, राइट वाला, ये वाला बचा हुआ था, इसको करो। तो -20 और -5 वाला ले लो रेसिडुअल, ये है -20, ये है -5, तो 23 और 26, तो 23 एंड 26। सो 23 एंड 26 का सम एवरेज करो कितना आ रहा है? 49/2। 49/2 कितना होता है? 24.5। तो एज लेस देन 24.5, एज मोर देन 24.5, यही होगा। ये देखो, एज लेस देन 24.5
ओके फाइन, एंड ग्रेटर देन 24.5, तो ये अलग अलग स्प्लिट हो गए, -20 -5, ये अलग अलग स्प्लिट हो गए, और इनसे भी गेन निकाला, वो आया 4.14, ये गेन आया। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के जब अबाउट करा था स्प्लिट, तो गेन आया था 364। एज लेस देन 25 के स्प्लिट अबाउट स्प्लिट करा तो गेन आया 52, और यहां पर गेन आया 24.5, मतलब से करा था तो गेन आया 4.14। इस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म तो मैं कल करूंगा। यू अंडरस्टूड दिस थिंग और नॉट? देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं करा, आसान है, बट दिस थिंग्स मैटर्स। यू अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, अब हाँ, या ओके, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द गेन। ओके, हियर दिस गेन निकाल रहे हैं, यानी कि सिमिलैरिटी स्कोर का फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग गेन निकाल रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही काम हो रहा है, वही वही ट्री बनवा रहा है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो इसमें कुछ और बातें हैं जिसको मैं आपको कल की क्लास में क्लियर करूंगा। कल मेरा ये वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा, बट स्टिल इट डजंट मीन दैट आई विल बी एंडिंग विद बूस्टिंग। नहीं, अभी और भी बातें, बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी है। ओके, सो इट विल टेक मोर क्लासेस टू एक्सप्लेन द बूस्टिंग, बट ये वाला न्यूमेरिकल कल मैं फाइनल करूंगा। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।